नमस्कार सभी को। मैं पार्वती आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद पैशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल पर हम हिंदी साहित्य का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अभी आदिकाल का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद हम भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, अन्य गद्य विधाएं, इन सभी का हम क्रमवार अध्ययन करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने पृथ्वीराज रासो का अध्ययन करवाया था और आज की वीडियो में हम बीसलदेव रासो और परमाल रासो का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बीसलदेव रासो, इसके रचनाकार अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है नरपति नाल्ह ने इसकी रचना की थी। और अगर बीसलदेव रासो का समय पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है 1155 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। बीसलदेव रासो का अगर काव्य रूप पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है ये मुक्तक काव्य है और श्रृंगार रस का इसमें वर्णन किया गया है। वैसे तो सभी रासो ग्रंथ वीर गाथात्मक ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन बीसलदेव रासो ही एकमात्र ऐसा रासो ग्रंथ है जिसमें वीरता का वर्णन न करके श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 4 खंडों में विभाजित है, जिसमें पहले खंड में तो जो विग्रहराज राजा हैं और जो राजमती हैं, इनका मिलन होता है। फिर रानी के व्यंग्य से रूठकर राजा उड़ीसा चला जाता है। फिर तीसरे खंड में इनकी राजमती की विरह का वर्णन किया जाता है और चौथे और आखिरी खंड में फिर इनका आपस में पुनर्मिलन हो जाता है। तो इस तरह से ये ग्रंथ लिखा गया है जिसमें कि श्रृंगार रस का ही वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में कहीं भी राजा के किसी भी युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है, राजा के शौर्य का, उसकी वीरता, उसके पराक्रम का वर्णन नहीं किया गया है। इसलिए यह ग्रंथ श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है, इसमें वीर गाथात्मक वर्णन नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात माने तो उन्होंने बीसलदेव रासो को वीर गीत परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ मान्यताएं हैं जो अन्य लेखकों, अन्य आलोचकों से भिन्न प्रतीत होती हैं, लेकिन हमें उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कोई भी मान्यता है वो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनती है। तो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सभी मान्यताएं बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। फिर बीसलदेव रासो के अगर नायक का वर्णन किया जाए तो वो है विग्रहराज चतुर्थ, जो कि अजमेर के राजा थे। और बीसलदेव रासो की नायिका का अगर वर्णन करें तो वो राजमती हैं, और राजमती भोज परमार की पुत्री थी। तो अगर राजमती के पिता का नाम पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है भोज परमार थे। तो कई बार पेपर में ऐसा प्रश्न भी बनाकर पूछ लिया जाता है कि किसी राजा के पिता का क्या नाम था, या किसी राजकुमारी या किसी रानी के पिता का क्या नाम था। तो इस तरह से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो हमें उसे बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि राजमती के पिता का नाम भोज परमार था। वीर गाथात्मक कृति न होकर श्रृंगार काव्य है। तो बीसलदेव रासो एकमात्र ऐसी रचना है जो वीर गाथात्मक कृति न होकर इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। ये श्रृंगार काव्य है। यह एक विरह काव्य है। जैसा कि रानी के व्यंग्य से रूठकर जब राजा उड़ीसा चले जाते हैं तो इसके तीसरे खंड में राजमती के विरह का वर्णन किया जाता है। तो ये विरह काव्य है, गेय काव्य है। अब काव्य है तो गाने वाला तो इसका रूप मिलेगा, तो इसलिए ये गेय काव्य है और मुक्तक काव्य है, ये हमें याद रखना है। परंतु शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है बीसलदेव रासो को। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि वैसे तो बीसलदेव रासो श्रृंगार रस प्रधान रचना है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का ये प्रथम ग्रंथ माना है बीसलदेव रासो को। संदेश रासक की भांति विरह की प्रधानता है। जो संदेश रासक ग्रंथ लिखे जाते थे जिसमें राजा रानी का जब विरह हो जाता था तो वो संदेश भेजते थे किसी पक्षी के माध्यम से, या किसी दूत या किसी व्यक्ति के माध्यम से वो अपना संदेश भेजते थे।
तो इस तरह से संदेश राशक की भांति इसमें विरह की प्रधानता है, क्योंकि संदेश तो तभी भेजा जाएगा जब विरह होगा उनके बीच, तो इसीलिए संदेश राशक की भांति इसमें विरह की प्रधानता है। इसमें खंड अगर पूछा जाए तो 4 खंड हैं। बीसलदेव रासो ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित है? तुम्हें याद रखना है 4 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में विग्रहराज चतुर्थ और राजमती का विवाह होता है। द्वितीय खंड में रानी की व्यंग्य से रूठकर राजा का उड़ीसा चले जाना। रानी विग्रहराज चतुर्थ पर व्यंग्य करती है कि आपसे तो उड़ीसा के राजा के पास ही ज्यादा धन वैभव है, आपके पास तो इतना धन वैभव है ही नहीं। इस व्यंग्य से राजा विग्रहराज नाराज होते हैं और वो रानी से रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं कि ठीक है, अगर उड़ीसा के राजा के पास ज्यादा धन वैभव है तो मैं उनसे धन वैभव लेने के लिए उड़ीसा जा रहा हूं। और इस तरह से कह के वो उड़ीसा चले जाते हैं और उड़ीसा के राजा के पास कुछ समय तक रहकर वो वहां से बहुत सा धन वैभव और संपत्ति लेकर वापस लौटते हैं। तो द्वितीय खंड में रानी के व्यंग्य से रूठकर राजा उड़ीसा चले जाते हैं। तृतीय खंड में वर्णन है कि रानी का विरह वर्णन है कि राजा रूठकर उड़ीसा चला गया, तो फिर पीछे से जो रानी है राजमती, इनके विरह का वर्णन हुआ है, वो तीसरे खंड में हुआ है। और चतुर्थ खंड में दोनों का फिर पुनर्मिलन होता है और कुछ टाइम तक राजा उड़ीसा में रहकर वापस वहां से बहुत सी धन संपत्ति लेकर वापस आते हैं। तो चतुर्थ खंड में फिर दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। फिर भाषा अगर पूछें तो राजस्थानी, बीसलदेव रासो की भाषा पूछें तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। फिर ये पंक्तियां हैं, चालियो उलगाणो कार्तिक मास। तो इन पंक्तियों से 12 मासा का वर्णन आरंभ होता है, यानी कि 12 मासा का वर्णन बीसलदेव रासों में किस मास से होता है। अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है कार्तिक मास से, कार्तिक मास से इसका आरंभ माना जाता है। तो यहां पर एक तथ्य बहुत ध्यान रखने वाला एक और भी बनता है कि अगर बीसलदेव रासों में 12 मासा वर्णन का आरंभ किस मास से होता है तो हमें अच्छी तरह से याद रखना है कार्तिक मास से होता है। लेकिन अगर पद्मावत में पूछ लिया जाए कि पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस मास से हुआ है तो हमें याद रखना है आषाढ़ मास से हुआ है। तो ये बहुत बारीकी का डिफरेंस है, जहां से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और पिछले सालों में पूछा भी गया है ये प्रश्न कि पद्मावत में 12 मासा का वर्णन किस मास से हुआ है तो आषाढ़ मास से हुआ है। और अगर बीसलदेव रासों में 12 मासा का वर्णन किस मास से हुआ है ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है कार्तिक मास से हुआ है। और अगर ये पंक्तियां देकर पूछ लिया जाए कि पंक्तियां किस ग्रंथ से हैं तो हमें याद रखना है बीसलदेव रासों से हैं। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंक्तियां देकर ये पूछ लिया जाए कि पंक्तियां किस कवि की हैं तो हमें याद रखना है नरपति नालक की ये पंक्तियां हैं। फिर है मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा भी इसमें मिलती है, क्योंकि विरह काव्य है तो संदेश रासक परंपरा का भी इसमें पालन किया गया है। राजमती एक पंडित के द्वारा संदेश बीसलदेव तक पहुंचाती है, तो ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि राजमती बीसलदेव रासों के पास संदेश किस माध्यम से भेजती है, किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी पक्षी के माध्यम से या पंडित के माध्यम से या कुछ और। अगर ऐसे प्रश्न बना के पूछ लिया जाए तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि राजमती बीसलदेव तक संदेश एक पंडित के माध्यम से भेजती है। फिर एक पंक्तियां हैं जो हमें याद रखनी है जो बीसलदेव रासो ग्रंथ से हैं। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी। ये पंक्तियां अगर पूछ ली जाए तो ये बीसलदेव रासो ग्रंथ से हैं। और अगर ये पंक्तियां यूं देकर पूछ ली जाए कि किस कवि की हैं तो हमें याद रखना है नरपति नाल की पंक्तियां हैं। शुक्ल ने इस पंक्ति के आधार पर बीसलदेव रासो का समय निर्धारित किया है 1212 संवत। जैसा कि 1272 है
तो 1200 तो हमें पता है कि 1200 है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन बहुतरा, अब बहुतरा को लेकर इसमें बहुत संशय बना रहता है। कुछ कवि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने बहुतरा से अभिप्राय 1212 संवत माना है। लेकिन अगर लाला सीताराम की बात करें तो उन्होंने इस बहुतरा का अभिप्राय 72 लिया है, और इस आधार पर लाला सीताराम ने जो बीसलदेव रासो है इसका रचना समय माना 1272 संवत। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो इन्होंने 1272 से या इन पंक्तियों से इसका समय निर्धारित किया है 1212 संवत। तो ये बहुत ही बारीकी का डिफरेंस है, जिसका हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि आचार्य शुक्ल के बारे में अगर पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों के आधार पर बीसलदेव रासो का रचना समय क्या माना है, तो 1212 संवत। और अगर लाला सीताराम के बारे में पूछ लिया जाए तो उन्होंने इन पंक्तियों के आधार पर बीसलदेव रासो का समय माना है 1272 संवत। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इसका रचना समय माना है 1212 संवत, यही सर्वमान्य तथ्य माना जाता है कि बाकी सभी विद्वानों ने भी इन्हीं का ही समर्थन किया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही समर्थन किया है। हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन बीसलदेव रासो से माना जाता है। तो यहाँ 12 मासा का जो सर्वप्रथम वर्णन है इससे संबंधित यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको बता देना चाहूंगी जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है, और यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो अगर यूं पूछ लिया जाए कि 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है, तो हमें याद रखना है नेमिनाथ चौपई में हुआ है, जो विनय चंद सूरी की रचना है। लेकिन अगर यूं पूछ लिया जाए कि हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है, तो हमें याद रखना है बीसलदेव रासो में हुआ है। लेकिन अगर यूं पूछ लिया जाए कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन विस्तृत रूप से किस ग्रंथ में हुआ है, तो हमें याद रखना है पृथ्वीराज रासो में हुआ है। लेकिन अगर प्रश्न को यूं बनाकर पूछ लिया जाए कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन विस्तृत रूप से लेकिन मार्मिक ढंग से किस ग्रंथ में हुआ है, तो हमें याद रखना है जायसी रचित पद्मावत में इसका वर्णन हुआ है। तो ये बहुत ही थोड़े थोड़े डिफरेंस से ये 4 कथन ऐसे बनते हैं, तो इन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, और पेपर में यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, तो हमें बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। तो हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन बीसलदेव रासो ग्रंथ से माना जाता है। माता प्रसाद गुप्त ने इसके 128 छंदों की प्रति का संपादन किया, जो इसका मूल रूप माना जाता है। तो बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है इसका मूल रूप कौन सा माना जाता है, जो माता प्रसाद गुप्त ने 128 छंदों का संपादन किया है, वही ग्रंथ इसका मूल रूप माना जाता है। इसे वीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक माना शुक्ल ने। तो बीसलदेव रासो ग्रंथ को वीर गीत की सबसे पुरानी पुस्तक किसने माना, या बीसलदेव रासो को वीर गीत परंपरा का ग्रंथ किसने माना, ऐसे प्रश्न बना के पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इस ग्रंथ को संज्ञा दी जाती है स्त्री रसायन की। तो स्त्री रसायन की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है, तो हमें याद रखना है बीसलदेव रासो को दी जाती है। तो एक पंक्तियां हैं जो बीसलदेव रासो ग्रंथ से ली गई हैं। अस्त्रीय जन्म कायदीय विधाता, अवर जन्म धारई घना रे नटेस। तो अगर ये पंक्तियां देकर पूछ लिया जाए कि किस ग्रंथ की है, तो हमें याद रखना है बीसलदेव रासो की हैं। और अगर ये पंक्तियां देकर यूं पूछ लिया जाए कि ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो हमें याद रखना है नरपति नाहल की हैं। और स्त्री रसायन किस ग्रंथ को कहा जाता है, ऐसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो याद रखना है स्त्री रसायन कहा जाता है बीसलदेव रासो ग्रंथ को। फिर इसमें छंद कितने हैं अगर ये पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है 128 छंद हैं, क्योंकि 128 छंदों की जिस प्रति का संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया है उससे ही
बीसलदेव रासों का मूल रूप माना जाता है। तुम्हें याद रखना है 128 छंद हैं। लेकिन अगर 128 छंद ना देकर 125 छंद दे दिए जाएं तो हमें ये भी याद रखना है कि 125 छंदों की रचना है। और अगर 125 और 128 ये दोनों छंद दे दिए जाएं तो हमें 128 को ही चुनना है। यह विरह काव्य है। ये कथन है गणपति चंद्र गुप्त का। तो गणपति चंद्र गुप्त ने बीसलदेव रासों को विरह काव्य माना है। फिर आगे आता है परमाल रासों। परमाल रासों पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो इसको भी हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। परमाल रासों के रचनाकार पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है जगनीक थे। चंदेल वंशी महोबा के राजा परमर्दी देव का दरबारी कवि था जगनीक। तो चंदेल वंशी महोबा राजा जो परमर्दी देव हैं, इनका दरबारी कवि कौन था? तो हमें याद रखना है जगनीक थी। या जगनीक किस राजा के आश्रय में रहे, या प्रश्न यूं बना के पूछ लिया जाए कि जगनीक किस राजा के दरबारी कवि थे, तो हमें याद रखना है परमर्दी देव के दरबारी कवि थे। आलाखंड नाम से उत्तर प्रदेश में प्रचलित ग्रंथ था। तो परमाल रासो जो है इसका आरंभिक रूप अगर हम देखें तो ये आलाखंड के नाम से प्रचलित था। और आलाखंड जो है वो उत्तर प्रदेश में एक लोक गान था जो वर्षा ऋतु में गाया जाता था। वर्षा ऋतु में कोई लोक गान था, वो गाया जाता था, उसे आलाखंड नाम दिया गया था। ठीक है, तो हमें याद रखना है आलाखंड नाम से उत्तर प्रदेश में परमाल रासो गाया जाता था। और आल्हा जो है वो एक प्रकार का लोक गान है जो वर्षा ऋतु के समय उत्तर प्रदेश में गाया जाता था। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, जिन्हें हमें बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। अगर परमाल रासों का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया, ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है कि परमाल रासों का सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया चार्ल्स इलियट ने आल्हाखंड नाम से। यह प्रश्न यूं भी पूछा जा सकता है कि परमाल रासों का आल्हाखंड नाम से सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया, क्योंकि आल्हा जो है ये एक लोकगान था जो वर्षा ऋतु में गाया जाता था। तो इसको इकट्ठा करके इस पूरे ग्रंथ के जो गान था इसको पूरा इकट्ठा करके इसको संकलित करके इसको आलाखंड नाम से सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया चार्ल्स इलियट ने। आलाखंड को परमाल रासो नाम किसने दिया, अगर यूं पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है श्याम सुंदर दास ने दिया। फिर है परमाल रासो का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है वाटरफील्ड ने किया। तो इस तरह से 3 चीजें हमें बहुत बारीकी से जो याद रखनी है वो है कि परमाल रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन पूछें तो चार्ल्स इलियट ने करवाया। परमाल रासो को आलाखंड को परमाल रासो नाम किसने दिया, ये पूछ लिया जाए तो श्याम सुंदर दास ने दिया है। और अगर परमाल रासो का अंग्रेजी अनुवाद किसने करवाया, ये पूछ लिया जाए तो वाटरफील्ड ने किया। ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। फिर है परमाल रासो का पाठ निर्धारण। पाठ निर्धारण यानी कि इसे प्रामाणिक रूप किसने दिया, तो वो श्याम सुंदर दास ने दिया था। और कहाँ से इन्होंने प्रकाशित करवाया, श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो को प्रामाणिक रूप देकर इसे कहाँ से प्रकाशित करवाया, तो हमें याद रखना है नागरी प्रचारणी सभा काशी से उन्होंने प्रकाशित करवाया। अब यहाँ पर 2 प्रश्न ये भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा का प्रकाशन कब हुआ, तो हमें याद रखना है 1893 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अगर यूं पूछ लिया जाए कि नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ, तो हमें याद रखना है 1896 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, तो हमें इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है कि नागरी प्रचारणी सभा का प्रकाशन पूछें तो 1893 ईस्वी में हुआ था, और नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन पूछें तो 1896 ईस्वी में हुआ था। परमाल रासो का अगर वर्ण विषय पूछा जाए तो इसमें आल्हा व उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। जो आल्हा और उदल थे ये बनाफर शाखा के क्षत्रिय सामंत थे। इनकी वीरता का, इनके युद्धों का वर्णन
परमाल रासो ग्रंथ में किया गया है। आल्हा व उदल के 52 युद्धों का वर्णन किया गया है। आल्हा और उदल के कितने युद्धों का वर्णन परमाल रासो में किया गया है? अगर ऐसे प्रश्न बना के पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है इनके 52 युद्धों का वर्णन किया गया है। परमाल रासो वीर काव्य है क्योंकि आल्हा और उदल के युद्धों का वर्णन किया गया है, इसलिए ये वीर काव्य है। और लोक गेय काव्य है क्योंकि आल्हा एक प्रकार का लोक गान था जो वर्षा ऋतु में गाया जाता था, तो इसलिए लोक गेय काव्य भी माना गया है। परमर्दी देव का उपनाम पूछ लिया जाए तो परमाल है या परमार। और परमर्दी देव कन्नौज के शासक जयचंद के मित्र थे, ये हमें याद रखना है। फिर ये कथन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहा गया है परमाल रासो के बारे में, तो बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखना है। ये बार बार पेपर में रिपीट होया हुआ प्रश्न है। तो यद्यपि आज जगनी की रचना का कहीं पता नहीं है, परंतु लोकगीतों के माध्यम से यह गाया जाता है, यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। तो ये कथन अगर पूछ लिया जाए तो हमें याद रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और जो भी कथन बनते हैं, जैसे इस कथन में ये 2 लाइनें बनती हैं। पहला तो यद्यपि से लेकर यह गाया जाता है यहाँ तक, और दूसरी लाइन बन रही है यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि शुरू के 2-4 शब्दों से या शुरू की एक लाइन से ही हम कोई ट्रिक बना लेते हैं कि ये रचना, ये अगर कथन पूछ लिया जाए तो ये इस लेखक का है या इस कवि का है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जो भी कथन दिए गए हैं उसको हमें पूरे को अच्छी तरह से याद रखना है और उसका भावार्थ पकड़ना है कि उन पंक्तियों में उस लेखक या उस कवि ने क्या कह रखा है। तो प्रश्न अब एक पेपर में ये पूछ लिया गया था कि यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। तो अगर हम इसको शुरू की लाइन याद कर लेंगे या कोई शॉर्ट ट्रिक बना के हम इसको याद कर लेंगे और आगे का याद ही नहीं करेंगे, और अगर प्रश्न में आगे वाली पंक्ति को देकर पूछ लिया जाएगा कि ये कथन किस लेखक का या किस कवि का है, तो हमें उसका पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए जो भी कथन हमें पूरा दिया गया है उस कथन को हमें पूरा अच्छी तरह से याद रखते हुए उसके भावार्थ को पकड़ते हुए उसको अच्छे से याद रखना है। तो ये कथन अगर पूछ लिया जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और ये कथन किस ग्रंथ के लिए कहा है तो हमें याद रखना है परमाल रासों के बारे में कहा गया है। फिर आल्हा व उदल को वीर गति प्राप्त हुई कालिंजर के राजा और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में, तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारे 2 रासो ग्रंथ संपूर्ण हो गए हैं। बाकी के कुछ और रासो ग्रंथ बचते हैं, तो उनका हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको पूरी वीडियो को बहुत अच्छी तरह से याद करना।